प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों ने भी अयोध्या के मास्टर प्लान पर चर्चा की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रदेश के 5 दिवसीय दौरे पर कल शाम राष्ट्रपति स्पेशल ट्रेन से कानपुर पहुंचे। कानपुर सेंट्रल पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने राष्ट्रपति का किया स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे देशवासियों के साथ मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा इसका प्रसारण। और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जंगल में रह रहे जीव जंतुओं के लिए जल और भोजन के संवर्धन पर हुए सर्वे के आधार पर 10 राज्यों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जारी की। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अयोध्या को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में अयोध्या के मास्टर प्लान को लेकर प्रधानमंत्री ने चर्चा की। बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक बैठक बुलाई है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव सहित कई पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। बैठक में कई प्रदेशों के आने वाले चुनाव को लेकर चर्चा की जा रही है। साथ ही कोविड महामारी को रोकने के लिए उपायों को लेकर भी चर्चा की जा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के 5 दिवसीय दौरे पर कल शाम 15 कोच वाली विशेष राष्ट्रपति स्पेशल ट्रेन से कानपुर पहुंचे। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति को शॉल भेंटकर स्वागत किया। स्टेशन पर आगवानी के लिए मौजूद मंत्री और विधायकगण भी बारी बारी से राष्ट्रपति से मिले। अपनी जन्म और कर्म भूमि पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि कोविड महामारी को खत्म करने के लिए हर नागरिक को जिम्मेदारी से टीकाकरण कराना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए कैंप लगाकर टीकाकरण कराया जाना चाहिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने 5 दिवसीय दौरे के पहले चरण में राष्ट्रपति विशेष ट्रेन से कल शाम कानपुर देहात के झींझक रेलवे स्टेशन पहुंचे। झींझक रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद राष्ट्रपति ने स्थानीय नागरिकों से मुलाकात की। इस अवसर पर एक सभा को उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने झींझक के उन स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों को याद किया जिनके साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आत्मीय संबंध रहे हैं और जो हाल ही में कोरोना महामारी एवं अन्य कारणों से दिवंगत हो गए हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने देश में विकास कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नागरिकों को उनके अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों को भी याद रखना चाहिए। झींझक स्टेशन पर हम सब लोग मिल रहे हैं और मैं आप सब लोग काफी देर से प्रतीक्षा में होंगे। हम कह सकते हैं कुछ आज की प्रतीक्षा में, सही मायनों में कुछ महीनों से प्रतीक्षा में और कुछ वर्षों से प्रतीक्षा में। लेकिन ये बात भी सच है कि आप सब प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन मैं भी प्रतीक्षा कर रहा था कि अपनी उस झींझक की धरती पर पहुंचूं। यद्यपि मेरी मातृभूमि जन्मभूमि परौंक थी, परौंक से होते हुए खानपुर जहां मेरी माध्यमिक शिक्षा हुई और उसके पश्चात झींझक, झींझक से कानपुर, कानपुर से दिल्ली, दिल्ली से पटना, राजभवन और वहां से पहुंचते पहुंचते राष्ट्रपति भवन पहुंच गया। जिलाधिकारी महोदय कह रहे थे कि मैं यहाँ पर आशीर्वाद देने आया हूँ। वास्तविकता तो ये है कि मैं आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। इस झींझक की धरती ने
जहां मुझे उस राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाया। गलियां याद हैं, ये स्टेशन के प्लेटफॉर्म याद हैं। घंटों में यहाँ प्रतीक्षा करता था ट्रेन के आने की। कुछ लोग आते थे हमें छोड़ने के लिए। और शुरुआती दौर में मुझे अभी पता नहीं, लेकिन जब मैं फरोख से कानपुर होते हुए इस रास्ते से जाया करता था तो यहाँ पर इस रास्ते से निकल करके एक मिठाई की दुकान हुआ करती थी। बहुत पुरानी बात है, अभी मुझे पता नहीं। वो रास्ता शायद बंद भी हो गया क्योंकि विकास हुआ। विकास के साथ साथ में यहाँ पर विकास हुआ, इसके बाद में फिर ओम नगर और विकास होता गया। तो रास्ता भी शायद बंद हो गया होगा। लेकिन आज मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे दो बहुत मित्र, शुभचिंतक और जो मैं कहूँ कि जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, जिनसे बहुत वर्षों से आत्मीयता थी। एक बाबूराम वाजपेयी जी, जिनका मकान ये ठीक पीछे है, जो कुछ समय पहले हमें छोड़ के चले गए। और उसके पश्चात झिंझक के अतिरिक्त एक बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए थे रसूलाबाद के, रामविलास त्रिपाठी जी। वो भी अभी कुछ समय पहले हमें छोड़ के चले गए। लेकिन इन दो नामों का मैंने उल्लेख किया है। ना जाने कितने अनगिनत लोग इस क्षेत्र के वो हमसे बिछड़ गए। कुछ आम बीमारी के कारण, कुछ अपने आयु के कारण, और कुछ सबसे बड़ी बात यह है कि इस महामारी के कारण, कोरोना महामारी। लेकिन आज मैं इन सभी पूर्ण आत्माओं को श्रद्धांजलि देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उनके परिवार को इस क्षति को सहन करने की क्षमता दे। और उन्होंने जो हम सबके सामने आदर्श रखे हैं, उन सब पर हम सबको चलने की प्रेरणा देते रहे। अपने प्रदेश दौरे पर विशेष राष्ट्रपति स्पेशल ट्रेन से कानपुर सेंट्रल पहुंचने से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का रूरा स्टेशन पर भी आत्मीयता के साथ स्वागत किया गया। विशेष ट्रेन के रूरा स्टेशन पर रुकने पर राष्ट्रपति ने अपने परिजनों और मित्रों से भावपूर्ण ढंग से मुलाकात की। उन्होंने इस दौरान समाज में नैतिक मूल्यों में गिरावट पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे हर क्षेत्र और प्रगति पर प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को जागरूक होकर ये सोचना होगा कि किससे क्या मिलेगा। ये सोच हमें पीछे कर सकती है। एक जिस महामारी से हम लोग अभी गुजरे और वो समाप्त नहीं हुई, मैं आप सब लोगों से अपील करूंगा। हम लोग मान करके चलते हैं कि मास्क लगाना ठीक नहीं, ये तो सब हो गया। ना जाने कितने लोगों को हमने इस महामारी के दौरान खोया है, अपनों को खोया है। वो भी तो अपने हैं जिनको हम जानते नहीं, लेकिन इस क्षेत्र के निवासी रहे। उन सबके प्रति मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं आप सब लोगों से अपील, दो बातों के लिए अपील। ये जो तीसरी लहर की बात हो रही है, अनसर्टेनिटी है, कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी आ रहा है कि बच्चों में ये एक प्रकोप और भी जल्दी आ सकता है। लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग यहां पर है, यहां बना, लेकिन वहां नहीं है। मैं दिक्कत समझ सकता हूं, लेकिन प्रयास करिए, मास्क जरूर लगाइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वैक्सीन, फ्री वैक्सीन फॉर ऑल, ये जो, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये पूरे देश के लोगों के लिए फ्री वैक्सीन, और ये फ्री वैक्सीन जो है ये हम सब लोगों के लिए जीवन कवच है। ये जरूर लगवाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे।
आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका प्रसारण होगा। हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम रात 8 बजे दोबारा सुना जा सकेगा। जंगल में रह रहे जीव जंतुओं के लिए पानी और खाद्य वस्तुओं के संवर्धन पर पर्यावरण मंत्रालय ने लाइडर तकनीक पर सर्वे कराया है। यह सर्वे देश के 26 राज्यों के वन क्षेत्रों में किया गया पहली बार ऐसा सर्वे है। केंद्र सरकार ने इस तरह के विस्तृत सर्वे के लिए धनराशि भी खर्च की है। केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में इस सर्वे के आधार पर 10 राज्यों के लिए डीपीआर यानी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को लॉन्च किया। जंगल में पानी और खाद्यान्न की भरमार हो और ज्यादा उपज हो, ज्यादा पानी मिले, ज्यादा पानी जमीन में जाए, इसके लिए जैसे वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है वैसे करने का निर्णय हमने किया और केंद्र सरकार ने अपने कैंपा फंड से 26 राज्यों का एक नए तकनीक लाइडर सर्वे के माध्यम से 26 जंगलों का सर्वे किया। 26 जंगलों के सर्वे से कहां कौन सा काम करना है ताकि वहां पानी जमा भी हो, पानी जमीन में भी जाए, ग्राउंड वाटर लेवल बढ़े, सबको पानी आसानी से मिले, पानी का प्रवाह भी बढ़े और उसके कारण जंगल फले फूले, ज्यादा अच्छे खाद्यान्न वहां प्राणियों के लिए जो चाहिए वो तैयार हो। ये सब उद्देश्य उससे सफल होंगे। इस बार राज्यों को फाइनेंस कमीशन ने 15% फंड्स ज्यादा एलोकेट किए हैं और हमने भी कैंपा के 40,000 करोड़ पिछले साल सभी राज्यों को दिए। तो 26 राज्यों को हमारे पार्टनर है, वो ये प्रयास इस साल से शुरू करेंगे और अगले साल के बारिश के साथ यहां पानी ज्यादा जमा होगा, जमीन में जाएगा और वहां वाटर एंड फॉडर ऑगमेंटेशन स्कीम शुरू होगी। ये मुझे पूरा विश्वास है। ये आज उसके पहले 10 डीपीआर का आज हमने लोकार्पण किया है और सभी राज्यों के वनाधिकारी आज उपस्थित थे। उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूं और वेबकास्ट ने ये लाइडर सर्वे किया, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। के लिए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति कोरोना मरीजों के इलाज के लिए भुगतान करेगा उनके टैक्स में छूट दी जाएगी। There is income tax concession for payments towards COVID-19 treatment or death. Amount paid for the medical treatment to an employer by an employer or to any person by any other person on account of the treatment of COVID for the financial year 1920 and subsequent year would not be taxed in the hands of the employee or any person receiving the benefit. Ex gratia payment by an employer to an employee's family or by any person to any other person's family on the death of the employee or any other person on the account of COVID for the financial year 1920 or subsequent year would be exempt from tax. Ex gratia payment from any other person is to be restricted to rupees 10 lakh. इसके अलावा आयकर दाता को आवासीय मकान में निवेश करने पर भी कर छूट का लाभ 3 महीने से अधिक अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पैन नंबर और आधार कार्ड को जोड़ने की अवधि भी 30 सितंबर तक बढ़ाई गई है। विवाद से विश्वास के तहत
ब्याज मुक्त भुगतान की अवधि भी 31 अगस्त तक बढ़ाई गई है। ठाकुर ने कहा कि टीडीएस स्टेटमेंट जमा करने की तिथि 30 जून से बढ़ाकर 15 जुलाई कर दी गई है। कर छूट प्रमाण और विदेशी मुद्रा प्राप्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि 15 जुलाई से 31 जुलाई तक कर दी गई है। देश में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट को फैलने से रोकने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर डेल्टा प्लस वेरिएंट के प्रसार को रोकने के लिए उपायों को बढ़ाने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य सचिव ने इन राज्यों से प्रभावित जिलों और समूहों में तत्काल रोकथाम के उपाय करने का निर्देश दिया, जिसमें भीड़ को रोकने सहित लोगों को आपस में मिलने, व्यापक परीक्षण, शीघ्र जांच सहित प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण शामिल है। सचिव ने उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि पॉजिटिव मरीजों के पर्याप्त नमूने तुरंत निर्दिष्ट प्रयोगशालाओं में भेजे जाएं, जिससे नैदानिक महामारी विज्ञान संबंधी सच्चाई जानी जा सके। देश में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 48,698 नए मामले सामने आए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 5,95,565 रह गई है। वहीं 64,818 लोगों के स्वस्थ होने के साथ ही ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 2,91,93,000 से अधिक हो गई है, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 96.72% हो गया है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 2.97% दर्ज की गई है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.79% हो गई है, जो लगातार 19 दिन से 5% से कम बनी हुई है। देश में लगातार 44वें दिन नए मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या ज्यादा है। वहीं देश में कोरोना की जांच क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। देश में अब तक 40,18,00,000 सैंपल की जांच हुई है। वहीं कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 31,50,45,000 से अधिक कोविड टीकों की खुराक दी गई है। पिछले 24 घंटों में 61,19,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि कोविड संक्रमण से ठीक होने के कितने दिनों बाद वैक्सीन ले सकते हैं। कई लोगों के मन में ये सवाल है। स्वास्थ्य मंत्रालय और डॉक्टरों का कहना है कि कोविड से ठीक होने के बाद 3 महीने के बाद कोविड की वैक्सीन ले सकते हैं। यही नहीं, विदेश जाने वाले लोग जिन्होंने पहली डोज कोविशील्ड की ली है, वो 28 दिन बाद दूसरी डोज ले सकते हैं। देश में अब तक करीब 31 करोड़ कोविड वैक्सीन की डोज दी गई है। देश में कोविड से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 2,91,28,267 हो गई है। अभी भी बहुत लोगों के मन में ये सवाल होता है कि जो लोग कोविड से ठीक हो गए हैं वो कितने दिन बाद वैक्सीन ले सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय और डॉक्टरों का कहना है कि कोविड से ठीक होने के 3 महीने बाद वैक्सीन का डोज ले सकते हैं। अगर किसी ने कोविड वैक्सीन की पहली डोज ली है और फिर उसके बाद संक्रमित हुआ है तो ठीक होने के 3 महीने बाद दूसरी डोज ली जा सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के गाइडलाइन के मुताबिक स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी कोविड वैक्सीन लगवा सकती हैं। जो अभी का गाइडेंस यही कहता है कि जो भी इन्फेक्ट हुआ है वो रिकवरी के 3 महीने बाद अपने आप को वैक्सीनेट करवा सकता है। उससे पहले करवाने से शायद जो एडवांटेज है वो नहीं दिखेगा। 3 महीने बाद जब बॉडी की इम्यूनिटी रिलेटिवली कम होनी शुरू हो जाती है तो जो भी वैक्सीनेशन कराएंगे वो बूस्टर का काम करेगा और आपको एडेड प्रोटेक्शन देगा। विदेश जाने वाले लोगों के लिए भी वैक्सीन लगाने के मामले में राहत दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक अगर किसी ने कोविशील्ड की पहली डोज ली है और विदेश जाना चाहते हैं तो 28 दिन बाद वो दूसरा डोज ले सकते हैं। ये व्यवस्था लागू है जो छात्र विदेश पढ़ने जा रहे हों, विदेश में नौकरी करने जा रहे लोगों के लिए, टोक्यो ओलंपिक गेम्स में शामिल होने जा रहे एथलीट, स्पोर्ट्स पर्सन, साथ में जाने वाले स्टाफ के लिए। बाकी दूसरे लोग 12 से 16 हफ्ते में कोविशील्ड का दूसरा डोज ले सकते हैं। भारत सरकार कोरोना महामारी से निपटने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इन्हीं प्रयासों को सफल बनाने में बरेली में धर्मगुरु भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। कोरोना महामारी से बचने के लिए सरकार के वैक्सीनेशन अभियान में धर्मगुरु भी सहयोग करने में जुट गए हैं। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा में आने वाले श्रद्धालुओं से वैक्सीनेशन कराने की अपील की जा रही है। धार्मिक स्थलों पर दर्शन के लिए आने वाले भक्तों और श्रद्धालुओं को वैक्सीनेशन के फायदे और जीवन को बचाने के बारे में समझाया जा रहा है। धर्मगुरुओं की इस अपील के चलते बरेली जिले में लगातार वैक्सीनेशन कराने वालों की संख्या बढ़ी है। जिले में अब तक 5,93,514 लोगों को वैक्सीनेशन किया जा चुका है। वहीं श्रद्धालुओं का मानना है
कि ये अच्छी पहल है। इससे वो खुद तो जागरूक हो रहे हैं, साथ ही दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। वहीं धर्मगुरुओं का कहना है कि कोरोना टीकाकरण कराने से ही हम सब सुरक्षित होंगे और सभी को टीकाकरण कराना चाहिए, तभी हम सब इस महामारी पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। कोविड वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। हमने खुद अपने आप लगाई, हमारे मंदिर के सब स्टाफ और भक्तों से हम प्रेरित भी कर रहे हैं और हम निवेदन भी कर रहे हैं कि इसको जरूरी लगवाना है। इस तरीके से जिस तरह से हमने पोलियो पर कब्जा किया है, जहाँ पे चेचक पे कब्जा किया, इसी तरह से अगर कोरोना को हमें हराना है तो कोविड वैक्सीन जरूर लगाना है। अगर कोविड वैक्सीन हम लगाते हैं तो निश्चित है आने वाले समय में दोबारा ऐसा दंश जो अभी हम लोगों ने भयावह स्थिति देखी है शमशान भूमियों पर, घरों में, अस्पतालों में, वो दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। अगर समाज जागरूक हो जाएगा और हर आदमी अपनी जिम्मेदारी से इस वैक्सीन को लगवाएगा तो निश्चित है कोरोना से हम जीत निश्चित हासिल कर लेंगे। अभी दूसरा जो रूप आया है कोविड का, जो महामारी इतनी तकड़ी फैल गई जिससे कि कई जानमाली नुकसान भी हुआ है। किसी पिता चला गया, किसी का बेटा चला गया इस महामारी के अंदर। इस महामारी से बचने के लिए अपने आप को पहले वैक्सीन लगा करके, कोविशील्ड लगा करके अपना बचाव करना है, अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपने पड़ोसियों का, शहरवासियों का। चाहे धार्मिक स्थान जो हैं, संगत का रूप है या मंदिर गुरुद्वारे के जो स्टाफ है, उन सभी को वैक्सीन लगा करके, दूरी बना करके, हाथ धो करके और मास्क लगा के ये अपने जीवन परवाह करना है। तो मैं तमाम लोगों से और बिलखुसूस मुसलमानों से अपील करूंगा कि वैक्सीन खुद लगवाएं और अपने पूरे परिवार में लगवाएं और बेदार करें अपने महल्ले के लोगों को, अपने गांव के लोगों को, अपने कस्बे के लोगों को कि वो लोग भी दवा का इस्तेमाल करें, वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। इसी से जान की हिफाजत हो सकती है। इस वक्त कोरोना वायरस के कारण बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जिससे लॉकडाउन के कारण बच्चों की पढ़ाई पर इसका विपरीत असर न पड़े। इसी के साथ बच्चों को भी ऑनलाइन क्लासेस में मजा आने लगा है। उन्हें टीचर्स द्वारा प्रोजेक्ट भी दिए जा रहे हैं, साथ ही रचनात्मक कार्यों से भी जोड़ा जा रहा है, लेकिन इसके विपरीत परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। हर चीज के दो पहलू होते हैं। ये ऑनलाइन क्लासेस जहां बच्चों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है, वहीं इसके कुछ नुकसान भी सामने आ रहे हैं। बच्चों को कोचिंग के लिए नहीं जाना पड़ रहा है एवं आने जाने का समय बच रहा है। ऑनलाइन क्लासेस में टीचर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे घर में स्कूल जैसा वातावरण नहीं मिलने से स्ट्रेस में हैं। अच्छी चल रही है लेकिन इतना मजा नहीं आता जितना हमें स्कूल में पढ़ने में मजा आता था। बहुत 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 मजा आता था स्कूल में और बहुत ज्यादा मिस भी करती हूँ। मैं अपने दोस्तों को मिस कर रहा हूँ। मेरे को स्कूल में बहुत मजा आता था खेलने में। जब हमारे फर्स्ट टाइम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई थी, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जैसे टीचर के नेटवर्क में प्रॉब्लम, हमारे नेटवर्क में प्रॉब्लम, टीचर की आवाज़ नहीं आ रही, टीचर को हमारी आवाज़ नहीं आ रही। ऑनलाइन क्लास करने में मुझे बहुत दिक्कत होती है और क्या है कि यहाँ पे नेटवर्क कभी चल जाता है, कभी ये चल जाता है, इंटरनेट चल जाता है, कभी ये चल जाता है। घर में क्लास करना पड़ता है। हम लोग स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, 1-1.5 साल हो गए। ऑफलाइन क्लासेस में ये होती है कि हम लोग को बीच में ब्रेक मिलता है अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए और टीचर का ना वॉइस ब्रेक ना कुछ, वो हमारे सामने कह सकती है, जो भी उनको कहना होता है वो ब्लैक बोर्ड में लिख सकती है। मनोचिकित्सकों का मानना है कि माता पिता को चाहिए कि अधिक से अधिक समय अपने बच्चों को दें। बच्चों में सकारात्मक भाव बना रहे, इसलिए लॉकडाउन के जल्द समाप्त होने की बात कहकर उन्हें समझाएं। ऑनलाइन स्कूलिंग करने के लिए बहुत एक्नॉलेजमेंट या शाबाशी देनी चाहिए, क्योंकि ये मोडालिटी इजी नहीं है। ऑनलाइन स्कूलिंग इजी नहीं है, उसके बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं, बट बच्चे फिर भी कर रहे हैं घर में ही बैठे हुए। तो प्लीज अपने बच्चों को एक्नॉलेज करिए, ज्यादा प्रेशराइज ना करें। जब शुरुआत में स्कूल बंद हुए तब ना तो यह पता था कि कैसे पढ़ाना है और न ही स्कूलों के पास संसाधन थे। शिक्षक भी ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए प्रशिक्षित नहीं थे, लेकिन आज इन समस्याओं से पार पाने का प्रयास संस्थान का प्रबंधन कर पाने में सक्षम हो पा रहा है। आजमगढ़ जनपद में पुलिस लाइंस आजमगढ़ में नए रिक्रूट हुए 69 सिपाहियों की परेड की सलामी लेते हुए उनके पास आउट होने के साथ उन्हें प्रमाण पत्र
वितरित किए गए। सिपाहियों को पुलिस अधीक्षक ने संबोधित करते हुए उन्हें कर्तव्यनिष्ठा और संविधान की शपथ दिलाई। आरक्षियों की बनी 3 टोलियों में से आलोक राज, शिवम तिवारी तथा मोहित सिंह यादव को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि 69 रिक्रूटमेंटों को आजमगढ़ जनपद से ट्रेनिंग और परीक्षा पास करने के उपरांत इनका दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। ये जो पास आउट हुए 69 रिक्रूट, ये पुलिस लाइंस आजमगढ़ में ट्रेनिंग कर रहे थे और इनकी ट्रेनिंग और परीक्षा होने के उपरांत इनका दीक्षांत समारोह किया गया और उस दीक्षांत समारोह में इन्हें शपथ दिलाई गई कर्तव्य की निष्ठा की और संविधान की, ताकि ये फील्ड में लोग जब जाएं तो अपने निष्ठापूर्ण कार्य करें, जनता की भलाई के लिए काम करें, जो दबे कुचले लोग हैं उनके उत्थान के लिए कार्य करें और सरकार और शासन और विभाग की अपेक्षाओं पर खरे उतरें। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के चलते बदायूं में बाढ़ जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। गंगा और रामगंगा में जल स्तर लगातार बढ़ने से कई गांवों को बाढ़ के पानी ने अपनी चपेट में ले लिया है और हजारों हेक्टेयर फसल जलमग्न हो गई। इसी को देखते हुए जिलाधिकारी दीपा रंजन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में अभी स्थिति सामान्य है। तहसील सहसवान और दातागंज के कुछ गांव बाढ़ की चपेट में आए हैं। उन गांव में सारी सुविधा मुहैया कराई जा रही है और बाढ़ के खतरे को देखते हुए सभी एसडीएम को निर्देश दिए गए हैं कि वो सभी अपनी अपनी तहसीलों में बाढ़ की स्थिति पर नजर रखेंगे और क्षेत्रों का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि पर्याप्त मात्रा में नाव और नाविकों को लगाया है और बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। पानी छोड़े जाने की वजह से गंगा में पानी बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए अधिकारीगण तटबंधों पर नजर बनाए हुए हैं और ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। साथ ही उनके खाने पीने और साथ में जरूरी दवाइयों की भी व्यवस्था की जा रही है। हमारे जितने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उनका लगातार हम लोग दौरा कर रहे हैं। हमारे प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पे लगातार ड्यूटी बनाए हुए हैं। हम लोग लगातार जल स्तर पर निगरानी रखे हुए हैं। जहाँ कहीं भी जल स्तर बढ़ रहा है और घरों में लोगों के पानी जाने की संभावना बन रही है, वहाँ पे लोगों को वहाँ से शिफ्ट कराया जा रहा है। पर्याप्त संख्या में हम लोगों ने नाव और नाविकों की ड्यूटी भी लगा दी है और बाढ़ चौकियाँ भी हमारी सारी क्रियाशील हो गई हैं। इसके अलावा जो लोग शिफ्ट होते हैं उनके लिए हम लोगों ने शरणालय बनाए हैं। उन शरणालयों पर भी सारी सुविधाएं हम लोग व्यवस्थित करा रहे हैं ताकि आने वाले लोगों को कोई समस्या न हो। इनके अलावा लगातार हम लोग जो तटबंध हैं उनका भी निरीक्षण करा रहे हैं। कहीं पे अगर कोई समस्या आती है तो तत्काल उसको ठीक कराया जा रहा है। समाचारों में बस इतना ही। आप भी जब बाहर निकलिए मास्क जरूर लगाइए हमारी तरह। नमस्कार।